हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 27 कवर करेंगे। यहाँ पर गलती से ये 26 डल गया है, ये 27 है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और बाकी के 26 टेस्ट जो हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग वो वाले टेस्ट भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये UPPCS और RO ARO की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है? ऑप्शंस है नियतिवादी अवधारणा में, संभववादी अवधारणा में, नवनियतिवादी अवधारणा में, या फिर उपरोक्त सभी में, यानी कि तीनों ही अवधारणाओं में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया है। तो देखिए, नियतिवादी जो अवधारणा है उसके अंतर्गत हमारी जो प्रकृति है उसको सर्वशक्तिमान माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एनवायरनमेंट से लिया गया ये प्रश्न है। नियतिवादी अवधारणा में प्रकृति यानी कि पर्यावरण को सर्वशक्तिमान माना गया है तथा मानव को इसका एक तत्व माना गया है। इस अवधारणा को निश्चयवाद की संज्ञा भी प्रदान की गई है। तो अगर क्वेश्चन में ये वर्ड भी यूज़ होता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं, यह एक संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। नेक्स्ट है, यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से संचालित होते हैं। उसके बाद है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। एंड लास्ट है, इसमें पदार्थों व ऊर्जा का सिर्फ निवेश होता है। तो देखिए, एक चीज़ बता देती हूँ, मोस्टली मैंने पहले ही बताया, अगर ऑप्शंस में कहीं पर भी सिर्फ केवल ऐसे शब्द यूज़ होते हैं तो वो 99% वो ऑप्शंस रॉन्ग ही होते हैं। और यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोई इसकी क्वालिटी नहीं है। हाँ, निवेश होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका बहिर्गमन भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निवेश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। इसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन दोनों होते हैं। तो इसलिए बाकी के तीन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, एंड लास्ट है मन्नार की खाड़ी। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, जबकि सबसे कम कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। कुछ आर्द्र भूमियों के नाम दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है सेकंड रो में। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। सोमोरीरी झील जम्मू कश्मीर में है, दीपोर बिल असम में है, रोपड़ झील राजस्थान में है, और ऊपरी गंगा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश में है। तो रोपड़ झील राजस्थान में है, ऐसा बिल्कुल इनकरेक्ट है। पंजाब में है ना ये, तो आंसर शुड बी सी। यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आर्द्र भूमियों के नाम दिए गए हैं और ये अवस्थिति उनकी बताई गई है। तो बाकी के तो हमने पता कर लिए थे। ये रोपड़ झील जो है ये पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए, ना कि सभी उत्तर चुनिए। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं, रेड डाटा बुक का जारीकर्ता IUCN है। सेकंड स्टेटमेंट है, रेड डाटा बुक में उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्षों से नहीं दिखी होती है। तो सही उत्तर चुनना है तो केवल एक सही है, केवल दो, या फिर दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो कि करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जारी की जाती है, ये तो सभी को पता है। और ये भी करेक्ट है, बता चुकी हूँ पहले भी कई बार वीडियोस में, कि 50 वर्षों से ज़्यादा टाइम हो जाता है। एक सेकेंड, रेड डाटा बुक में उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 वर्षों से नहीं दिखी होती है। ओके, तो एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हाँ, एक चीज़ मेरे को यहाँ पर क्लियर करनी थी,
कल क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने बोला था कि मैं उसको क्लियर कर दूंगी, तो उसमें आंसर जो है ना वो इनकरेक्ट हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो उसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आप उसको देख लीजिएगा, ए आंसर अगर आप लगाएंगे तो एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनकरेक्ट था, मेरे को भी कन्फ्यूज़न था, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो जो भी कंटिन्यू पूरी चीज़ें देख रहे हैं तो वो उसको करेक्ट कर लें, बाकी के जो उड़ा उड़ा देखते हैं स्किप करके उनके लिए कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। सो चलिए, सी आंसर है। रेड डाटा बुक को IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं दिखी हो। इसमें प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक तापन हेतु जिम्मेदार शीर्ष गैसें क्रमशः कौन सी हैं। सीक्वेंस में आपको बताना है सबसे ज़्यादा वैश्विक तापन, यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, किन गैसों के द्वारा होता है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि सारी गैसों के नाम यहाँ पर हैं तो मैं इनको सीक्वेंस नहीं पढ़ूँगी, सारे ऑप्शंस को डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इतना बता दे रही हूँ, तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं भाई उनको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। ठीक है, सो देखिए, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही गैसें हैं जिनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है ग्लोबल वार्मिंग में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एक बार देख लेते हैं कि कितना किस गैस का योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन 20% एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ ओवर सर्वप्रथम किस देश में मनाया गया था। ऑप्शंस हैं USA में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये आपका, एक सेकंड, यस, स्वीडन में। इस टॉपिक के ऊपर मतलब इस चीज़ के ऊपर मैंने एक स्पेशल टॉपिक दिया था, पेड वाले बच्चों को शायद पता होगा, आई थिंक, क्योंकि तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था, पेड वाले बच्चों को ही मैंने वो टॉपिक दिया था। सो ओके, बात हो रही है कि अर्थ आवर जो है सर्वप्रथम किस देश में सेलिब्रेट किया गया था। सो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अर्थ आवर को 2007 में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू किया गया था। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका कथन दे रखा है समताप मंडल का ओजोन अच्छा ओजोन कहलाता है। नेक्स्ट है इसका जो रीज़न है, क्योंकि क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है। वाओ, क्या ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप बताइए किस में से क्या आपको लग रहा है, और बहुत ही कॉमन सेंस वाले दे रखे हैं, तो आई थिंक उड़ते हुए भी पढ़ोगे ना तो भी बता दोगे करेक्ट कौन सा है। स्टेट ऑप्शंस हमेशा की तरह वही रहेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, या फिर मतलब इन ऑप्शंस को पढ़ना मुझे बड़ा ही बकवास और इरिटेट लगता है कि इनको नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि सेम ही होते हैं हमेशा, और आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको याद हो गए होंगे ये ऑप्शंस होते क्या हैं सीक्वेंस में। ठीक है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शंस की। समताप मंडल का ओजोन अच्छा ओजोन कहलाता है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। और क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका रीज़न है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना, कोई कॉमन सेंस वाली चीज़ नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इस वजह से बी आंसर होना चाहिए है। आंसर बी है, इन्वायरमेंट से लिया गया प्रश्न है आपका। समताप मंडल का ओजोन अच्छा ओजोन कहलाता है क्योंकि वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ना कि क्योंकि क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है भैया। क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है क्योंकि वह वायु को प्रदूषित करता है, वह स्मॉग के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ओके, दोनों के रीज़न आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस है Rio+20 सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
किससे रिलेटेड है द फ्यूचर वी वांट? बताइए, किसी न किसी समिट की थीम होगी, है ना? क्वेश्चन से तो ऐसा ही लग रहा है, बट कोई नहीं, पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सब ये जो संबंधित है ये है Rio+20 समिट से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज Rio+20 में जारी किया गया था, जो कि ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज हुआ था। इस दस्तावेज़ में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर चर्चा की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें डिस्कशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सही सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। जी बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड, चर्म रोग, सीसा, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तंत्रिका तंत्र व्याधि एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये श्वसन समस्या। पहले हम मैच कर लेते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं कि सही है कौन सा, ठीक है ना? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलेटेड टू श्वसन समस्या। एंड नेक्स्ट है, बात करें अगर सीसा की, तो तंत्रिका तंत्र। एंड उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी अम्ल वर्षा से संबंधित है। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलेटेड टू चर्म रोग। ओके, तो देखिए हमने ए का चौथा बताया है और बी का तीसरा है। ए का चौथा, बी का तीसरा एंड सी का दूसरा। ओके, यस, डी है करेक्ट हमारा, ये ना। ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, पहला है। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये आपके प्रभाव दे रखे हैं प्रदूषक, और इनके प्रभाव दे रखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने में तकलीफ होना, और सीसा से तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र की व्याधि होना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी है ये जो गैस है, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलेटेड टू चर्म रोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया या फिर पोटेशियम। जैविक खाद के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, इनमें से ये बताना है आपको। सो एजोला को प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एजोला एक जलीय फर्न है जिसके अंतर्गत नील हरित शैवाल एनामीना वृद्धि करता है। यह जैविक खाद उर्वरक के रूप में, खाद या उर्वरक के रूप में मुख्यतः धान के खेत में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में दिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, विच इज इनकरेक्ट पेयर? ओके, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अगस्त्यमाला आंध्र प्रदेश एंड डिब्रू सैखोवा असम, और शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। अगस्त्यमाला आंध्र प्रदेश में है क्या? कहाँ पर है भाई, बताइए ज़रा। तमिलनाडु में है ना? मेरे हिसाब से तो इनकरेक्ट बी है, और मेरे हिसाब से क्या बी ही करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। सो बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के बारे में दोनों रो यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट रो में पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, अगस्त्यमाला तमिलनाडु और केरल में है, एंड डिब्रू सैखोवा असम में है। बात करें शीत मरुस्थल की जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सभी को पता है। ओके, नेक्स्ट है फसल चक्रीकरण, मिश्रित फसल एंड समोच्च कृषि एंड पशुचारण। उपरोक्त में से कौन से कारक मृदा में अपरदन में कमी लाते हैं? एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, या फिर चारों ही ऐसे रीज़न है जो कि मृदा अपरदन में कमी लाते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपना आंसर कीजिए। सो देखिए, इनमें से फसल चक्रीकरण भी एक ऐसा रीज़न है, और मिश्रित फसल भी है, बाकी समुच्च कृषि भी। पशुचारण कोई नहीं है इसका कोई कारण जो कि मृदा अपरदन में कमी लाए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फसल चक्रीकरण, मिश्रित फसल व समुच्च कृषि से मृदा अपरदन में कमी आती है, जबकि पशु चराई से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, ना कि कमी आती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय, और या फिर ये तीनों ही रिलेटेड हैं इस आंदोलन से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको मैं, बहुत अच्छे से, और कई बार, एक बार नहीं कई बार, है ना। तो इसका जो आंसर है वो तो देखिए ये है, क्योंकि ये तीनों ही संबंधित है इस आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके,
नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर, बाबा आमटे व अरुंधति रॉय द्वारा किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तंबाकू, सूरजमुखी, सरसों और मटर, इनमें से रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है ना? केवल एक और दो, केवल तीन, या फिर केवल 3 और 4? आपको क्या लगता है कि रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं इनमें से? बताइए। सरसों और मटर ही है ना? मटर ही नहीं, मटर, सॉरी, मटर ही है बोलना चाह रही थी मैं, अब वो मटर ही निकल गया मुंह से। कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लिया करिए मेरी मिस्टेक्स को, सॉरी फॉर दैट। सो डी आंसर होना चाहिए, सरसों एंड मटर। एग्रीकल्चर से लिया गया प्रश्न है आपका, तो एग्रीकल्चर ना कहीं इम्पोर्टेंट है, पढ़ लिया करिए। कई बार हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 सब्जेक्ट को हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, और आपका यही जो है एग्रीकल्चर है, ऐसी चीज़ों को हम हमेशा छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं से 1-2 प्रश्न बन जाते हैं जिनकी वजह से हम अपने रिज़ल्ट में मात खा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ा मत करिए, छोटी छोटी चीज़ों को पहले कंप्लीट कीजिए, है ना, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ों पर जाइए। तो छोटे मोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज़ों से, फसलों से रिलेटेड जो रोग है वगैरह हैं, ऐसी चीज़ों से प्रश्न बन जाते हैं, उन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। सो ओके, सही सुमेलित कीजिए। ये मैंने पढ़ दिया क्या? एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा। सरसों व मटर रबी ऋतु की फसलें हैं, जबकि सूरजमुखी व तंबाकू खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। रोग दिए गए हैं और उनके फसलों के नाम दिए गए हैं। वाओ, अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, और प्रश्न उसी से संबंधित आ भी गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो हमें कूट देखना तो पड़ेगा ना भाई, अब कूट से आंसर हमें चूज़ करना है, तो कूट तो देख ही लें, आंसर नहीं देखेंगे। झोंका रोग जो है किस फसल से संबंधित है? देखिए, झोंका है संबंधित धान से, ऑप्शन नंबर यस। ठीक है, अब बात करते हैं अनावृत कंडुआ रोगों के नाम भी देखो कितने कितने महान हैं, तो जो कि संबंधित है गेहूं से। बात करें अगर हम तुलसिता की, तो संबंधित है मक्का से, और बुकनी जो है वह चना से। बहुत ही इजी सा मैचिंग है ना? आप बता दीजिए कि क्या आंसर होगा इसका करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मी ए होना चाहिए ना, इसके हिसाब से तो ए ही है। रोग दे रखे हैं सेकेंड रो में आपको, और यहाँ पर फसलों के नाम दे रखे हैं। झोंका धान से संबंधित है, अनावृत कंडुआ गेहूं से संबंधित है, और तुलसिता मक्का से संबंधित है। बुकनी जो है वह चना, मसूर और मटर से संबंधित है। हमने चना की बात की है, मटर और मसूर को आप भी याद रखना। प्रश्न नंबर 17, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है आपका, चिड़ियाघर के माध्यम से देश के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि स्वस्थानी संरक्षण बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पहले तो आप यही बता दीजिए कि ये दोनों सही भी हैं कि नहीं, है ना? स्पष्टीकरण तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यानी कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर के माध्यम से देश के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील जंतु प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है ये भी जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये बाह्य स्थाने से रिलेटेड है, ये इससे संबंधित नहीं है, तो ये इस कारण गलत हो जाएगा। आंसर इसका सी होना चाहिए। यस, चिड़ियाघर के माध्यम से देश की संकटग्रस्त एवं संवेदनशील जंतु प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बाह्यस्थानी संरक्षण बड़े जंतुओं के संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है, ना कि स्वस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फल दे रखे हैं और खाने वाला भाग दे रखा है। लीची, मासल एरिल, केला, मध्य फल भित्ति एंड नाशपाती, रसदार टेस्टा एंड नारियल एंडोस्पर्म। ये नाशपाती का रसदार टेस्टा नहीं है, इसका वो है मासल पुष्पासन, है ना? खाने वाला भाग जो है उसको
मार्शल पुष्पासन ही है ना, सी जो है आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मैच नहीं है करेक्टली। फल दे रखे हैं और यहाँ पर खाने वाला भाग दे रखा है। लीची का मासल एरिल है, केला का मध्य फल भित्ति है, नाशपाती का मासल पुष्पासन है, एंड बात करें नारियल की एंडोस्पर्म है, अनार की बात करें तो रसदार टोस्टा है। क्योंकि यहाँ पर रसदार टेस्टा की बात की गई है ना, तो वो अनार से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, आज सबके प्रश्नों के आंसर दिखे जा रहे हैं आपको, है ना, बड़ी गड़बड़ हो रही है मेरे से, कोई बात नहीं, देख लीजिए, आज आप आराम से चीटिंग कर लीजिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष जारी की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर पहली कार्य योजना की बात हो रही है। 2008 में, 2012 में, 2014 में या फिर 15 में? बता दीजिए फटाफट से, पता होगा आप सभी को, होशियार हैं आप। 2008 में? जी बिल्कुल, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में जारी की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है? बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में, है ना। बात अपने भारत की हो रही है तो पता होना चाहिए। और भारत के किसकी हो रही है? मैप की बात हो रही है भैया, मैप लेके बैठा करो जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैप साथ में होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पर वापस आ जाते हैं। राज्य कौन सा है जो कि सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वाओ, सारे ही राज्यों का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार से, नागालैंड केवल म्यांमार से बनाता है, मणिपुर केवल म्यांमार से और त्रिपुरा भी केवल बांग्लादेश से सीमा बनाता है, इसलिए आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सोनापानी, गंगोत्री, मेलाम एंड चोराबाड़ी, ये कुछ ग्लेशियर्स हैं, यानी कि हिमनद हैं, और बताना है कि इनमें से उत्तराखंड में कौन सा स्थित है, कौन सा उत्तराखंड में है। केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 या फिर केवल 2, 3 और 4? सारे ही ग्लेशियर्स की वीडियो जो है वो डल चुकी है ना। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। जीएस के टॉपिक्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिए। ग्लेशियर्स हैं, यूपी स्पेशल से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ये तंत्रों के बारे में है। सारी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियाँ दे दी हैं मैंने, और बहुत भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो मेरे को याद नहीं है। पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो देख लीजिएगा। ठीक है, वापस से आ जाते हैं हिमनदों पर। देखिए, यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड में, तो देखिए एक तो गंगोत्री है, मिलाम है और चोराबाड़ी है, ये तीनों तो हैं। सोनापानी क्यों नहीं है? चलिए, क्योंकि सोनापानी जो है वो कश्मीर में है। गंगोत्री, मिलाम व चोराबाड़ी हिमनद या फिर ग्लेशियर्स उत्तराखंड में स्थित हैं, जबकि सोनापानी हिमनद जो है वह कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है, उत्तराखंड में पर्वतीय भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट है, पाताल तोड़ कुएं धरातल से स्वतः प्रकट होने वाले प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि उत्तराखंड के जो, नहीं एक सेकेंड, क्या पूछा गया इसमें से? सही उत्तर चुनना है ना। हाँ, नहीं, रुको, गड़बड़ हो गई मेरे से। मेरे को लगा इनकरेक्ट चुनना है। तो सही उत्तर तो इसमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तराई क्षेत्र बोलते हैं ना, जैसे तराई मैदान या तराई भाग, वहाँ पाए जाते हैं। तो बी आंसर तो इसका हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में नहीं बल्कि तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, और ये कुएं धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? गंडक है, तीस्ता है, गोमती है या फिर महानंदा है? बता दीजिए कौन सी नदी है वो। क्या पूछा गया है? गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, वो है आपकी महानंदा। अंतिम और सहायक, गंगा नदी तंत्र में जाकर के देखिए एक बार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
भारत में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी जो है वह गंगा है। और बाकी आप मैप में अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख लिया करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? फास्फोरस पौधे में फलों को शीघ्र पकाने में सहायक होता है। नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है। मैग्नीशियम पौधे में लौह के अवशोषण में सहायक होता है। कोबाल्ट पौधों में श्वसन एवं क्लोरोफिल के उत्पादन में सहायक होता है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? देख लेते हैं ना रीज़न क्या है। इसमें मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अकॉर्डिंग टू मी आंसर डी करेक्ट होना चाहिए, बट देख लेते हैं एक बार। करेक्ट तो है डी, लेकिन क्यों करेक्ट है? कोबाल्ट पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं विटामिन B12 के निर्माण में सहायक है, जबकि श्वसन एवं क्लोरोफिल उत्पादन में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। अन्य कथन बिल्कुल सही है। आंसर मेरा सही था। एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए फिर से एक बार, मैंने पढ़ ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट है? फिर से आपका वही प्रश्न है। सो देख लेते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। किस राज्य से संबंधित है ये बताना है, ओके। सबरीगिरी परियोजना ओडिशा से संबंधित है। रामगंगा परियोजना उत्तराखंड एंड उरी परियोजना जम्मू एंड कश्मीर। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक। विच इज़ इनकरेक्ट? सबरीगिरी कहाँ गिरी? केरल में? जी बिल्कुल। सबरीगिरी परियोजना जो है वह पंबा नदी पर केरल में स्थित है। अन्य युगों बिल्कुल सही है, ओडिशा में नहीं है भाई, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पर है ये? केरल में। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पहली चीज़, ओके। कल के 24 नंबर का जो क्वेश्चन था जो मैंने छुड़वाया था आपसे, उसका आंसर ए होगा। मैं फिर से बता रही हूँ लास्ट में, ओके। सो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ले लीजिए। टेस्ट सीरीज़ फॉर UPPCS 2021। देखिए ये क्रैश कोर्स से संबंधित है। सॉरी, क्रैश कोर्स से नहीं, टेस्ट सीरीज़ से ही संबंधित है, जिसमें आपको 16 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट की डिमांड, पता है स्टूडेंट भी डिफरेंट टाइप के हैं, उनकी डिमांड भी डिफरेंट टाइप की है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लानी पड़ती हैं, है ना, आपकी सुविधा के लिए। क्रैश कोर्स की नीड थी, क्रैश कोर्स लाए गए। आप किसी को GS के नोट्स नहीं चाहिए, किसी को केवल टेस्ट चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग है, जिसमें आपके 16 फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि आपके 150 क्वेश्चन होते हैं ना। ऑनलाइन ही होगा टेस्ट, तो हमारी पूरा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ही है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, तो ये भी ऑनलाइन है। टेस्ट के तुरंत बाद आपकी सटीकता का रिपोर्ट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। पूरी साइट पर सारी चीज़ों का सिस्टम बना हुआ है। आंसर की PDF डाउनलोड करने की सुविधा आपको दी गई है। वहाँ पर आयोग के पैटर्न के अनुसार प्रश्नों का संग्रह है, वो आपको हमारे ये जो टेस्ट है इससे भी पता चलता होगा कि सारे ही क्वेश्चन आपके वैल्यूएबल हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बता रही हूँ आपको फिर से, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए चीज़ों पर। और बात करते हैं अगर फ़ीस की, तो आपकी वही है 299, ठीक है। सो ओके, अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। नाम आपका चेंज कर दिया गया है, intellecto.in। थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से चेंज कर दिया, ज्ञान मुद्रा एकेडमी से हटा करके ये कर दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली नहीं है, नाम तो होते ही रहते हैं चेंज, आप काम पर ध्यान दीजिए, है ना। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी, और तैयारी का ज़्यादा ख्याल रखिए। अपना और दूसरों का छोड़ के तैयारी का ख्याल रखिए, है ना, तीसरी चीज़ का। ओके।